हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है शारदा बायोलॉजी क्लासेस के चौथे क्लास में। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस में हम लोग ने देखा था। आज का जो टॉपिक है हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जैसे मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी कैसे प्रोड्यूस करता है, तो उसके 3 तरीके होते हैं। पहला बीटा ऑक्सीडेशन, दूसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसमें ग्लाइकोलाइसिस का इंपॉर्टेंस होता है, और तीसरा जो होता है वो ईटीसी होता है। मैंने ये सोचा है कि पहले ईटीसी आपको पढ़ा दिया जाए, फिर उसके बाद हम बीटा ऑक्सीडेशन देखेंगे और फिर उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को फिर पढ़ेंगे, ठीक है। यदि मैं ईटीसी की बात करूं, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की यदि मैं बात करूं, मतलब कि एक ऐसा सिक्वेंशियल साइकिल जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एक साइकिल से दूसरे साइकिल की तरफ, ठीक है। तो ईटीसी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फुल फॉर्म समझ में आ गया। ईटीसी का फुल फॉर्म जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं, ठीक है। अब तो ये ईटीसी है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हैपन होता है। मैंने इससे पहले स्ट्रक्चर में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के 3 मेम्ब्रेन होते हैं। एक तो होता है आउटर मेम्ब्रेन। देखिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के एक टिपिकल स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। इसको हम लोग बोलते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इस दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और उस स्पेस के अंदर, मतलब कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर होता है अपना मैट्रिक्स। क्या होता है? अपना मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम बात ये कर रहे थे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का, देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और इसके बीच का जो स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के जस्ट सटा हुआ होता है यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये वाला। इसके अंदर होता है मैट्रिक्स। जो ये ईटीसी का जो साइकिल होता है ये चलता है आपको कहाँ पे, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ईटीसी का साइकिल चलता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब यदि हम बात करें कि ईटीसी में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, कौन क्या चीज कैसे काम करता है, तो ईटीसी जो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है, इसके 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जो 4 कॉम्प्लेक्सेस होता है उसको रोमन नंबर में शो किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जब मैंने लिख के रखा है 1, 2, 3 एंड 4, मतलब 1, 2, 3, 4 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। मैंने अभी तक क्या बात की कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये ईटीसी का साइकिल चलता है। ईटीसी के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकंड कॉम्प्लेक्स एंड द थर्ड कॉम्प्लेक्स एंड द फोर्थ कॉम्प्लेक्स। 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, और चारों कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, जो ईटीसी जो होता है ना, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, चेन्स ऑफ एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो एक साथ काम करता है, सीक्वेंशियल प्रोसेस में काम करते हैं। यदि मैं कॉम्प्लेक्स 1 की बात करूं, किसका बात करूं, कॉम्प्लेक्स 1 की बात करूं, तो जो ये कॉम्प्लेक्स 1 है इसको हम लोग बोलते हैं NADH ऑक्सीडो रिडक्टेज या NADH डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स 1 है ना, इसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। NADH का मतलब होता है निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है NADH। अब ये इस एंजाइम का यही काम होता है कि इस NADH से उस हाइड्रोजन को निकाल के क्या करना, NADH को क्या कर देना, रिडक्टेज कर देना, और ईटीसी साइकिल को क्या कर देना, ऑक्सीडाइज कर देना, ठीक है। ये समझ में आया। अगर मैं इस NADH डिहाइड्रोजिनेज को ब्रेक डाउन करूंगा तो उसका ये मतलब होता है कि जो ये NADH डिहाइड्रोजिनेज है, तो NADH से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम NADH। और ये कौन करता है, तो ये एंजाइम करता है, कौन, तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम करता है, ठीक है। 2 किसको करता है, तो कॉम्प्लेक्सेस को करता है। कौन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1 में। इसमें कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं, मेरे कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो इसमें होते हैं FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है, और फेरस सल्फेट के 8 क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको तो एक लाइन में यदि मैं बोलूं, यदि एक लाइन में इसको मैं स्टेटमेंट में यदि बोलूं, तो इसको ये होगा कि NADH डिहाइड्रोजिनेज इज अ एंजाइम दैट रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम द NADH to FMN flaming mononucleotide and transfer that electron to the 8 cluster of
फेरस सल्फेट, जिसको हम लोग FeS बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 1 में इतना सारा प्रोसेस होता है। यदि मैं कॉम्प्लेक्स 1 की शेप की यदि मैं बात करूं, मतलब कि उसका शेप किस तरह का होता है, तो जो कॉम्प्लेक्स 1 होता है, मतलब जो ETC होता है वो क्या होता है, IMM, मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, अब इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो कॉम्प्लेक्स होता है 1, उसका शेप होता है L शेप, मतलब वो L शेप का होता है। तो L शेप को जब हम देखेंगे तो उसके दो छोर होते हैं, मतलब दो कोन्स होते हैं, एक कोन ऊपर की तरफ और एक कोन नीचे की तरफ। जो ऊपर वाला कोन होता है ना, वो इम्बेडेड इनटू द IMM, मतलब इम्बेडेड इनटू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और जो नीचे वाला जो कोन होता है वो होता है इम्बेडेड इनटू द मैट्रिक्स। यदि मैं उसकी डायग्राम की बात करूं तो आप यहाँ पे डायग्राम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये L शेप है, इसका एक कोन होता है IMM के पास, मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, और जो दूसरा जो कोर होता है, मतलब दूसरा जो उसका जो कोन होता है वो इम्बेडेड होता है मैट्रिक्स के अंदर में। ठीक है, मतलब ये क्या करता है कि जो मैट्रिक्स वाला यहां से ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन जो बनता है उसको फ्लक्स करता है, कहां पे, तो उसको फ्लक्स करता है आउटर मेम्ब्रेन के, मतलब कि आउटर मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन को फ्लक्स कर देता है, मतलब पंप कर देता है। क्यों पंप करता है, फॉर द इंक्रीजमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये आउटर मेम्ब्रेन में जो हाइड्रोजन आयंस के जो कंसंट्रेशन होते हैं, उसके जो ग्रेडियंट्स होते हैं, उसकी जो पोटेंशियलिटी होती है वो हाई हो जाए, मतलब कि पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो मैंने अभी तक क्या बात किया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या हैपन होता है, तो वो होता है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात समझ में आ गई आपको। मैंने ये बोला कि ETC के 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। चारों कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये समझ में आ गई आपको बात। अब जो ये 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मैं इसको एक एक करके देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स 1 में मैंने ये बताया कि उसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग NADH डिहाइड्रोजिनेज होता है। यदि मैं NADH की फुल फॉर्म की बात करूं तो इसको लोग निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन बोलते हैं। इसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं। इसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं NADH के पास। इस 2 हाइड्रोजन को कौन निकालता है, कौन एंजाइम निकालता है, तो उसको निकालता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। NADH से हाइड्रोजन को रिमूव करता है और उसको ट्रांसफर कर देता है किसके पास, तो FMN के पास। FMN क्या हुआ, फ्लेमिंग मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये क्या करता है, जो पास ऑन इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से उसको कैच करता है FMN, और ये FMN उस पास ऑन इलेक्ट्रॉन को फिर पास कर देता है फेरस सल्फेट के 8 क्लस्टर के पास। समझ में आ गई बात। उसके बाद ये फिर आगे प्रोसेस होता है कॉम्प्लेक्स 2 की तरफ। तो हम कॉम्प्लेक्स 2 देखते हैं। ठीक है, आपको पास चलिए अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स 2 एंड द कॉम्प्लेक्स 3 में क्या होता है। यदि मैं कॉम्प्लेक्स 2 की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स 1 हमने देखा अभी, जिसमें NADH रिडक्शन होता है। तो उसी तरह कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होता है कि इसमें एक एंजाइम होता है, उसको हम लोग सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। अब ये जो सक्सिनेट है, इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज करता है। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो इससे हमें मिलता है क्या, इसके एंडिंग ऑफ द प्रोसेस वी ऑब्जर्व दैट हियर इज अ प्रोडक्शन ऑफ FADH2, मतलब कि यहाँ पे प्रोडक्शन होता है FADH2। अब जो ये होल प्रोसेस जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। ये हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे सक्सिनेट से फॉर्मेट बनता है, और सक्सिनेट से फॉर्मेट बनने के दौरान ये FADH2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब तो ये FADH2 है, मतलब ये कॉम्प्लेक्सेस है। ठीक है, मतलब कि फेरस सल्फेट कॉम्प्लेक्सेस, मतलब कि जब ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आप देख पा रहे हैं FADH2, या मतलब कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, FADH2 मतलब 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस फेरस सल्फेट कॉम्प्लेक्स के पास चला जाता है। ठीक है, मतलब कि इसके 8 क्लस्टर के पास चला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद हम ये बात करें कॉम्प्लेक्स 3 की, तो कॉम्प्लेक्स 3 में क्या होता है, सारा खेल क्या होता है, साइटोक्रोम पे डिपेंडेंट होता है। या ये हम ये भी कर सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स 3 इज साइटोक्रोम डिपेंडेंट। ओके, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स 3 होता है इसमें साइटोक्रोम का रिडक्शन होता है। अब जो ये साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम एक्चुअली क्या करे, साइटोक्रोम को यदि हम डिफाइन करें या इसके बारे में जाने तो आप सिंपल भाषा में ये समझिए, साइटोक्रोम इज अ कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
साइटोक्रोम के जितने भी पार्ट होते हैं वो मान लीजिए साइटोक्रोम बी हो या साइटोक्रोम सी हो, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है और फिर उस कैरी इलेक्ट्रॉन्स को ये आगे ट्रांसफर करता है। बात समझ में आ गया। यदि मैं साइटोक्रोम की यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो साइटोक्रोम में एक हेमी ग्रुप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हम लोग का जो आरबीसी होता है इसको क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स कैसे ऑक्सीजन को पकड़ता है, तो रेड ब्लड सेल के पास क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है, मतलब हेम ग्रुप होता है। वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को कैच करता है, जिससे आरबीसी को ऑक्सीजन मिलती है। उसी तरह यहाँ पे साइटोक्रोम के पास हेम कॉम्प्लेक्सेस होता है। ये हेम कॉम्प्लेक्सेस क्या करता है, ये मतलब कि आयरन को पकड़ता है, मतलब Fe को पकड़ता है। ये Fe को 2+ पे पकड़ता है और इसको ऑक्सीडाइज करके Fe3+ कर देता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया बात। अब मैं आगे ये बात करूंगा कि कॉम्प्लेक्स 2 एंड कॉम्प्लेक्स 3 कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे लास्ट कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है ये होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। समझ में आया बात। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज का मतलब ये होता है कि साइटोक्रोम सी क्या करता है कि H2O से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। जब हम H2O से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो अपने पास क्या बचता है, सिर्फ बचता है 2 हाइड्रोजन। तो वही 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कॉम्प्लेक्स 4 में हमको मिलता है। ठीक है, तो कैसे मिलता है, तो H2O से जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है ये क्या करता है कि H2O को ऑक्सीडाइज कर देता है, जिससे ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और अपने पास 2 हाइड्रोजन बचता है, ये 2 हाइड्रोजन। और ये 2 हाइड्रोजन जो है ये एक्ट एज करता है इलेक्ट्रॉन। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन के जो ये इलेक्ट्रॉन है ये फिर सिस्टम में मतलब एटीसी साइकिल में चला जाता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब एक टिपिकल एटीसी साइकिल को एक साथ लाते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 को एक साथ देखेंगे डायग्राम में कि जब एक साथ सब साइकिल चलता है तो कैसा दिखता है और प्रोसेस जो हैपन होता है उसमें कितने हाइड्रोजन से निकलते हैं और कहाँ पे जाते हैं। और जब वो हम लोग खत्म कर लेंगे तो फिर इसमें क्या करेंगे, एटीपी के कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में भी न्यूमेरिकल वैल्यू का इंपॉर्टेंस होता है। तो इसमें हम लोग इसका फिर जब हम एटीसी साइकिल कर लेंगे उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि एटीपी का कैलकुलेशन का एवोल्यूशन कैसा रहता है। ठीक है, तो हम चलते हैं और एक टिपिकल डायग्राम को एटीसी का देख आ गए हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के एक टिपिकल डायग्राम एंड उसके प्रोसेस पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और ध्यान से देखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैंने बताया अ सीक्वेंशियल प्रोसेस, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप होता है। यदि एक भी स्टेप डैमेज होगा तो पूरा होल प्रोसेस डैमेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यदि आपने देखा होगा कि साइकिल का चेन, जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो वो चेन के थ्रू उसका टायर रोटेशन करता है। यदि एक भी चेन का क्लिप टूट जाता है तो वो रोटेशन रुक जाता है, मतलब जो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे हम लोग आगे निकलते हैं वो हम लोग रुक जाते हैं। उसी तरह जो ईटीसी होता है मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, यदि इसमें एक भी स्टेप डैमेज होता है तो इसका एटीपी का प्रोडक्शन रुक जाता है और आपका बॉडी जो है वो धीरे धीरे मरने लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलते हैं प्रोसेस की तरफ। जैसा मैंने बताया कि एक टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है और एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है। और इनर मेम्ब्रेन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया का डीप इनसाइड जहां पे मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लिपिड्स पाए जाते हैं, बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। समझ में बात आ गया। एक बात मैं और बता दूं तो साइटोक्रोम होता है जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है वो मैट्रिक्स में इतना इजी मूवेबल इसलिए होता है क्योंकि जो अपना साइटोक्रोम होता है ना, जिसको हम लोग क्यूनिन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्यूनिन जो होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है। तो लिपिड सॉल्युबल होने के कारण ये मैट्रिक्स में इजीली कहीं से कहीं जा पाता है इलेक्ट्रॉन को लेकर। इतनी बात समझ में आ गई, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो जो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो अपना स्पेस है उस स्पेस को हम लोग उस स्पेस में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयंस के जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स होते हैं वो पहले कम होते हैं। जब ये साइकिल स्टार्ट होता है एटीसी का तो
इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होता है। इतना बात समझ में आया? तो चलिए, मैंने पहले बताया कि जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है वो एल शेप का होता है। एल शेप का मतलब ये हुआ कि एक उसका जो छोर होगा वो मैट्रिक्स के अंदर रहेगा और एक छोर जो होगा उसका इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जो अपना ईटीसी का साइकिल स्टार्ट होता है वो शुरू होता है एनएडीएच से। अब यदि मैं पूछूं कि एनएडीएच कहां से आया, तो एनएडीएच का जो प्रोडक्शन होता है वो क्रेब साइकिल से होता है। वो मैं ईटीसी खत्म करने के बाद तब जब क्रेब साइकिल पढ़ेंगे तब हम ये जानेंगे कि वहां से एनएडीएच निकलता है। ठीक है, एनएडीएच के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो एनएडीएच 2 इलेक्ट्रॉन्स एफएमएन को ट्रांसफर कर देता है। एफएमएन मतलब फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। वो एफएमएन क्या करता है, उस 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है और उसको फेरस सल्फेट के पास भेज देता है। अब ये जो फेरस सल्फेट है ये ग्रुप्स में रहते हैं, 8 क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं। क्लस्टर को तो मैं डिफाइन करूं तो क्लस्टर एक ऐसा मतलब एक ऐसा चेन होता है जो एक विदाउट ब्रोकन होता है, मतलब कि एक ऐसा ग्रुप होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन छल्ले की तरह वहां पे सजा हुआ होता है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो फेरस सल्फेट के पास चला जाता है, उसके 4 क्लस्टर्स पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर। उसके बाद ये फेरस सल्फेट जो है ये उस 2 इलेक्ट्रॉन जो एफएमएन से लिया था उस 2 इलेक्ट्रॉन को कहां पे भेज देता है, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन को क्यूनिन के पास भेज देता है। अब मैंने बताया जो यूवी क्यूनिन होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है, वो मैट्रिक्स में और मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के कहीं भी जा सकता है क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल होता है, वो कहीं भी घूम सकता है। तो वो 2 हाइड्रोजन को वो कैरी कर लेता है। कैरी करने के बाद क्या करता है कि जब ये प्रोसेस खत्म हो जाता है, जब कॉम्प्लेक्स 1 का काम खत्म हो जाता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को जब वो भेज देता है यूवी क्यूनिन के पास, तो इसके कारण क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स 1 के इस प्रोसेस के कारण इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में 4 हाइड्रोजन्स का फ्लक्स हो जाता है। मतलब कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में 4 हाइड्रोजन्स बढ़ जाते हैं। मतलब द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इनसाइड द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस इज हाई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स 1। उसके बाद काम आता है कॉम्प्लेक्स 2 का। कॉम्प्लेक्स 2 के पास एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। जो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है ये सक्सिनेट से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। इसके कारण भी हमें FADH2 मिलता है। अभी FA2 मतलब कि सक्सिनेट से फॉर्मेट के बनने का प्रोसेस जो हम लोग वो बीटा ऑक्सीडेशन में पढ़ेंगे, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आएगा। गॉट इट? जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है वो जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है वो सक्सिनेट से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें मिलता है FADH2। फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए? हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। गॉट इट? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर को एंजाइम मतलब कि साइटोक्रोम के पास भेज देता है। ये साइटोक्रोम क्या करता है, साइटोक्रोम उस 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है और उसको साइटोक्रोम C के पास भेज देता है। जब ये प्रोसेस हैपन होता है तो इस प्रोसेस के दौरान हमें कोई हाइड्रोजन तो नहीं मिलता, बट वो जो इलेक्ट्रॉन जो मतलब कि FADH2 के जो प्रोसेस है जो हमें 2 हाइड्रोजन मिला था वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है कॉम्प्लेक्स 3 के पास। इससे क्या होता है कि जो अभी यहाँ पे साइकिल में यदि मैं बात करूं कि ये हाइड्रोजन मतलब कि कॉम्प्लेक्स 3 के पास नहीं जाता तो एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन जो कॉम्प्लेक्स 3 कर पाता वो 2 ही शिफ्ट कर पाता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? यदि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज उस फेरस मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करता कॉम्प्लेक्स 3 के पास, तो वो जो कॉम्प्लेक्स 3 एक्चुअल जो है अभी जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस कर पा रहा है 4H+ वो नहीं कर पाता। समझ में बात आ गई? तो जो ये कॉम्प्लेक्स 3 वाला प्रोसेस है उसको एक्चुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको 4 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए ये जो वाला इलेक्ट्रॉन है मतलब कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज वाला जो इलेक्ट्रॉन है वहां तक पहुंचाने के लिए इसको यहाँ पे बाईपास करना पड़ता है। मतलब ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है कॉम्प्लेक्स 3 के पास। बात समझ में आ गई? जब ये कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंच जाता है तो ये यहाँ पे इसका एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स 3 में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के पास रहता है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को वो फेरस सल्फेट के पास भेज देता है। ठीक है, अब वो फेरस सल्फेट उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है और उस इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B के पास भेज देता है। जब ये प्रोसेस डन हो जाता है तो उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद कॉम्प्लेक्स 3 से 4 हाइड्रोजन हमें मिलता है जो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है, इनफ्लक्स हो जाता है कहां पे? IMS के पास, मतलब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के पास।
उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 का रोल प्ले होता है। ये क्या करता है कि वो अब होता क्या एक्चुअल क्या है कि जो हमें बीटा ऑक्सीडेशन से FADH2 मिला था उसका 2 इलेक्ट्रॉन बाईपास होकर सीधा पहुंच जाता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉन हमें आ रहा था वो मतलब कि साइटोक्रोम से आ रहा था, मतलब पहले तो आया CO के पास, कोएंजाइम Q के पास, उन्होंने उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया साइटोक्रोम C के पास, और फिर ये साइटोक्रोम C उस इलेक्ट्रॉन को पास कर देता है कॉपर के पास। अब ये जो कॉपर आयन है सबसे पहले ही उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम A, उसके बाद फिर कॉपर, फिर साइटोक्रोम A3। एक्चुअली ये जो A3 और A है उसी के पार्ट्स हैं, मतलब कि जो जब ये इलेक्ट्रॉन कैरी करता है ना तो उसके नंबर में जो उसके मतलब जो उसका जो इलेक्ट्रॉन वैल्यू होता है वो बढ़ता घटता रहता है, इसलिए हम यहाँ पे A3 डोनेट करते हैं, उससे पहले A डोनेट करते हैं। बात समझ में आ गई? तो जो इलेक्ट्रॉन कॉपर पकड़ा था वो साइटोक्रोम A के पास जाता है, फिर साइटोक्रोम A से कॉपर के पास जाता है, फिर कॉपर से A3 के पास पहुंच जाता है। बात समझ में आ गई? इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि हमें 2 हाइड्रोजन का इन्फ्लक्स होता है, कहां पे? तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में है, अभी तक कॉम्प्लेक्स 1 से 4 तक कंप्लीटेशन में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इनसाइड द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बढ़ जाता है। तो वही वाला बात हो गया कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हाई होता है, और उस चीज को अब जब हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ रहा था मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होता है वो इम्परमेबल होता है। वो परमिबिलिटी शो करता है बस 3 चीजों के लिए। 3 चीजों के लिए, क्या क्या के लिए? एक तो ऑक्सीजन के लिए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और दूसरा H2O के लिए। अब जो ये हाइड्रोजन आयंस होते हैं भैया वो अब कैसे पहुंचेंगे मैट्रिक्स में, क्योंकि यहाँ पे तो बॉर्डर सील कर दिया गया है IMM के द्वारा, मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो यहाँ पे रोल प्ले होता है ATP सिंथेसिस का। ये ATP सिंथेसिस क्या करता है? उस हाइड्रोजन को एक रोड देता है कि हाइड्रोजन भैया आप तुरंत अंदर आ सकते हैं मैट्रिक्स में। अब ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जब ये हाइड्रोजन मूव करते हैं तो उस मूव के दौरान ये ATP जनरेट करते हैं। तो ये एक ATC का एक एक्चुअल साइकिल होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है, जिससे हमें ATP मिल पाता है। बात समझ में आई? तो ये होल प्रोसेस होता है। यदि मैं बात करूं कि जो ATP सिंथेसिस होता है वो ADP से ATP कन्वर्ट करता है, मतलब जो एक्चुअल जो ATP जो करेंसी ऑफ एनर्जी होता है ना, वो जब तक ये प्रोसेस डन नहीं होगा, मतलब कि ATP सिंथेसिस का प्रोसेस डन नहीं होगा जब तक ATP हमें नहीं मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस्ट है, उसका कितना इंपॉर्टेंस है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, वो इस बात से आपको समझ में आ रही होगी कि इस हाइड्रोजन आयंस को इनर मैट्रिक्स तक पहुंचाने के लिए ATP सिंथेसिस बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है एक माइटोकॉन्ड्रिया के ETC